नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। इनसाइड आउट में आज बात होगी भारत और इसके पड़ोसी देशों की। एक बात है जो शायद आपने खूब सुनी होगी और वो ये कि दोस्त तो बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदले जा सकते। इसीलिए अपने नेबर से मित्रता बेहद जरूरी है। लेकिन तब क्या हो जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन जैसे हों? मुश्किल सवाल है, जवाब भी कुछ ज्यादा आसान नहीं। आज इनसाइड आउट में बात होगी भारत और भारत की नेबरिंग कंट्रीज की। भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, किन पड़ोसी देशों के साथ भारत के कैसे संबंध है, समय के साथ इन संबंधों में कैसे बदलाव देखने को मिले, अगर युद्ध के हालात बने तो भारत के पड़ोसी मददगार क्या साबित होंगे, व्यापार के मामले में भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे बेहतर संबंध रखता है, भारत कैसे नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसी देशों की मदद करता आया है। इन सभी जानकारियों के साथ साथ देंगे आपको तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंधों का पूरा इनसाइड आउट। साल 2014, तारीख सितंबर 27, जगह न्यूयॉर्क, यूएन जनरल असेंबली। इसी दिन पहली बार नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने की प्राथमिकता दी है। भारत अपनी प्रगति के लिए एक शांतिपूर्ण और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की अपेक्षा करता है। हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। इसी कारण मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर पूरी प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान के प्रति भी मेरी यही नीति है। भारत पहले भी मित्रता में भरोसा करता था, आज भी करता है। वो अलग बात है कि विकसित हो रहा भारत कई देशों की आंखों की लगातार किरकिरी बना हुआ है। चाणक्य कहा था कि एक देश का पड़ोसियों में 1, 2, 3, 4, 5 पड़ोसियों हो सकता है ना, एटलीस्ट एक वो देश को नेचुरल एनिमी सोचेगा। भारत के मामला ऐसा है, भारत को 2 पड़ोसी है जो भारत को नेचुरल एनिमी सोचते हैं, पाकिस्तान और चाइना। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 देशों के साथ हम भूमि सीमा यानी कि लैंड बॉर्डर साझा करते हैं और 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ हम समुद्री सीमा यानी कि सी बॉर्डर साझा करते हैं। जिन देशों के साथ भारत भूमि साझा करता है वो हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। श्रीलंका और मालदीव के साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है। दिशाओं के हिसाब से आपको समझाएं तो भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल है, भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार देश है। बात समुद्री सीमा साझा करने की करें तो इन देशों में दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव आते हैं। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की बात की जाए तो हर पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध कुछ अलग हैं, जो ऐतिहासिक भी हैं, सांस्कृतिक भी है और राजनीतिक कारणों से भी प्रभावित है। देखो, हमारे भारतवर्ष के चारों तरफ टोटल 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिनमें 7 नेबरिंग कंट्रीज का तो बॉर्डर लगता है हमारा, और 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारी सीमा है समुद्र की, उसके साथ भी है। एक श्रीलंका और मालदीव। इंडिया की शुरू से पॉलिसी रही है नेबरिंग फर्स्ट, यानी कि नेबर्स को सबसे पहले मदद करो, उनकी डेवलपमेंट में भाग लो, उनको सॉफ्ट लोन दो, जब उनके इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं उनको मदद करो।
तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं उन देशों से जो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। हालांकि हमारे इस पड़ोसी की कोई खूबी हमें याद नहीं आती, इतना जरूर है कि भारत को घायल करने वालों में पाकिस्तान सबसे अव्वल रहा है। वो अलग बात है कि हमारा ये शैतान पड़ोसी कई बार मुंह की खा चुका है। 1947 में भारत से अलग हुआ यह देश धर्म के आधार पर बनाया गया था। विभाजन के समय से ही भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर संघर्ष का मुद्दा रहा। आजादी के फौरन बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। तब तक कश्मीर का औपचारिक रूप से भारत में विलय नहीं हुआ था, लिहाजा पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से को कब्जा लिया। सीजफायर होने तक भारतीय सेना पाकिस्तान को जितना दूर तक खदेड़ पाई, बस उतना ही हिस्सा भारत के पास रहा। बाकी का कश्मीर पाकिस्तान ने अधिकृत किया, जिसे पीओके कहा जाता है। यही पीओके भारत के लिए मुसीबत बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की दिशा में कभी पहल ना की हो। भारत ने एक नहीं कई बार पाकिस्तान को मौका भी दिया, लेकिन एक दुश्मन की तरह पाकिस्तान ने हर बार भारत की पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश की है। क्या आप जानते हैं, पाकिस्तान की तमाम करतूतों के बावजूद साल 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। हालांकि पाकिस्तान ने भारत को यह दर्जा कभी नहीं दिया। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रद्द कर दिया था। दरअसल विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सभी 166 देश एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते आए हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी किसी देश के वो पसंदीदा देश जिनके साथ वो व्यापार करना चाहते हैं। देश अपने पसंदीदा देशों को यह दर्जा दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा किसी भी समय रद्द भी किया जा सकता है। WTO के आर्टिकल 21B के तहत आमतौर पर MFN दर्जा तब रद्द कर सकता है जब कोई देश दूसरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। पाकिस्तान के साथ संबंध सुधरे रहें, इसके लिए भारत ने पाकिस्तान के साथ कई समझौते भी किए, लेकिन पाकिस्तान समझौते की भाषा कभी समझ ही नहीं पाया। आप जो जब तक आप पड़ोस में अगर आपकी शांति नहीं है तो दिक्कत अधिक है। अगर दूर देशों में कोई मान लीजिए यूरोप में किसी देश में किसी और जगह से आपके संबंध हैं, उसमें उस तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पाकिस्तान के साथ ये जो मुद्दा है, गाए बगाए 4 साल में 3 साल में कुछ ना कुछ एक बड़ा हादसा हो जाता है। अगर आप देखें पुलवामा हुआ, उससे पहले उरी हुआ, अब ये हो गया पहलगाम वाला, तो उससे एक पूरा जैसे कहते हैं ना किए किराए पे पानी फिर जाना, तो वो जब तक इन चीज़ों पे हम काबू नहीं करते। और चलिए बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश वो देश जो विभाजन में पाकिस्तान के हिस्से में गया, लेकिन पाकिस्तान के अत्याचार से त्रस्त होकर 1971 में भारत की मदद से नया देश बनकर उभरा। हालांकि बांग्लादेश की हालत इन दिनों कुछ ठीक नहीं। अस्थिर राजनीतिक हालात और आजादी के बाद से लगातार होते रहे सैन्य तख्तापलट देश की कमजोरी का एक बड़ा कारण बने हैं। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी मजबूत हुए। भारत ने बांग्लादेश की कई मायनों में मदद भी की, लेकिन हसीना की सत्ता के पतन के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। हालांकि इस बार के बजट में बांग्लादेश को मिलने वाली सहायता राशि को जस की तस रखा गया है। वित्त वर्ष 2024-2025 में बांग्लादेश को दी जाने वाली संशोधित बजट राशि 120 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2025-26 में भी यह राशि 120 करोड़ रुपए ही है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 14.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत और बांग्लादेश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं, जैसे कि अभ्यास संप्रीति जो थल सेना का अभ्यास है, अभ्यास बोंगो सागर जो कि दोनों देशों की नौसेनाएं करती है। भारत ने बांग्लादेश में कई अहम योजनाएं शुरू करने में योगदान दिया है। बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठ भारत के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। बांग्लादेश के रास्ते रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध एंट्री भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में बढ़ रहा कट्टरवाद भी भारत के साथ उसके संबंधों पर असर डाल रहा है। बांग्लादेश ऐसा है कि आपको मालूम 1971 में हमने
पाकिस्तान से लड़ के और इसको आज़ाद करवाया था। और लेकिन क्या बताऊं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, ये कुछ ऐसे कौम है वो अनग्रेटफुल है। बांग्लादेश से हमारे रिलेशंस अच्छे थे जब शेख हसीना उधर था, लेकिन अगस्त में उनको वो इधर इंडिया आया और असाइलम लिया है। अभी हमारा रिलेशंस बांग्लादेश से अच्छा नहीं है और हम ये समझ में रखना है कि ISI पाकिस्तान का इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और चाइना बहुत काम कर रहे हैं बांग्लादेश में, क्योंकि क्या के लिए इंडिया विरुद्ध फोर्सेस को शक्तिकरण के लिए। तो हम ये समझ में रहेगा और ये हमारा इंटरेस्ट है जितना जल्दी बांग्लादेश से हमारा रिलेशंस डीएस्केलेशन करना है और अच्छा रिलेशंस और रिन्यू करना है। और चलिए बात कर लेते हैं भारत भूटान संबंधों की। भूटान की सीमाएं भारत और चीन दोनों देशों के साथ लगती है। इसी वजह से ये देश भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बफर स्टेट की तरह काम करते हैं। साल 2017 में हुआ डोकलाम गतिरोध तो आपको याद होगा ही। इस विवाद में भूटान की अहम भूमिका रही। भारत और चीन के बीच डोकलाम गतिरोध के दौरान भूटान ने चीनी घुसपैठ का विरोध करने के लिए भारतीय सैनिकों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत ने भूटान को डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी जैसे कई सेक्टर्स में बेहद मदद की है। सामान्य भाषा में कहें तो भारत और भूटान के बीच गहरी दोस्ती है जो हर स्तर पर इसे और मजबूत करती है। दक्षिण एशिया में ये करीबी एक दूसरे की समृद्धि के लिए, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी नींव का काम करती है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भूटान को सहायता पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा दिया जाता है। भारत ने 2025-26 के बजट में भूटान के लिए 2150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। भारत भूटान को इंफ्रास्ट्रक्चर, पनबिजली परियोजनाओं और आर्थिक सहयोग से जुड़ी परियोजनाओं के लिए लगातार मदद देता है। हालांकि भूटान और चीन के बीच विवादित सीमा पर चीन की बढ़ती उपस्थिति ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर लंबी सीमा है जो काफी हद तक शांतिपूर्ण रही है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जिसका भूटान के कुल आयात और निर्यात में 80% से ज्यादा का योगदान है। और चलिए अब बात कर लेते हैं चीन की। भारत का वो पड़ोसी जो आज के समय में अमेरिका से भी मजबूत माना जा सकता है। चीन की यही मजबूती भारत के लिए परेशानी का सबब भी बनी हुई है। चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है और सीमाएं कई दिशाओं से लगती है। चीन की विस्तारवादी नीति से इसके सभी पड़ोसी परेशान हैं। भारत में कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर चीन कब्जा किए बैठा है जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। चीन की चालबाजी से पूरी दुनिया वाकिफ है। भारत मैकमोहन रेखा को चीन के साथ आधिकारिक सीमा के रूप में मानता है, लेकिन चीन इस रेखा को स्वीकार नहीं करता। 1962 की जंग इसी हिस्से को लेकर हुई थी। चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है। मैं तो ये बोलूंगा कि अब अमेरिका से कम नहीं है। उसने अमेरिका को भी नीचा दिखा दिया। चाइना का हमारा बॉर्डर है। एक्चुअली एक मैकमोहन ड्यूरिंग ब्रिटिशर मैकमोहन लाइन ड्रॉ की थी ब्रिटिशर्स ने चाइना और इंडिया का बॉर्डर बनाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो रेटिफाई करते चाइना तो अंग्रेज चले गए, तो वो अभी तक भी वैसे की वैसी है। सीमा विवाद से इतर भारत के साथ चीन के संबंधों की बात करें तो वर्तमान में दोनों देश आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक कूटनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध तेजी से बढ़े हैं। भारत और चीन दोनों ही देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज की बात करें तो चीन जहां दूसरे पायदान पर है, वहीं भारत ने भी हाल ही में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बड़ी छलांग लगाई है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध पिछले 2 दशकों में बढ़े हैं। हालांकि ट्रेड बैलेंस के मामले में चीन भारत से आगे ही है। औद्योगिक और तकनीकी रूप से देखें तो भारत का बाजार चीन पर निर्भर करता है। ऐसे में भारत को इसे कम करना होगा और इनोवेशन को बढ़ावा भी देना होगा। भारत इसके लिए मेक इन इंडिया
लोकल फॉर वोकल जैसी नीतियां लगातार लेकर आ रहा है। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के बीच वैश्विक मंचों पर सहयोग देखने को मिला है, फिर वो ब्रिक्स समिट हो, शंघाई सहयोग संगठन हो या फिर G20। सीमा विवाद का तनाव चीन के साथ शुरुआत से ही है। हालांकि इसे लेकर भी दोनों देश काम कर रहे हैं, लेकिन चालबाज चीन कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। चाइना भी लगातार जो है वो हमारे लिए, बल्कि अगर आप किसी भी सुरक्षा विशेषज्ञ से पूछेंगे, वो लोग यही कहते हैं कि जो असली थ्रेट है आने वाले समय में वो चीन ही है, हमारे लिए चाइना ही है। तो निश्चित ही भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए भारत समर्थ है और भारत की सेनाएं भी समर्थ हैं और सारी चीज़ें हैं, लेकिन सतर्क रहने की तो ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो हमेशा अपना एक चाइना का तो विस्तारवादी नीति है, वो चाहे आप ताइवान में देख लीजिए या आप तिब्बत में देख लीजिए, सारी जगह। चलिए बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता बदली और बदले भारत के साथ रिश्ते भी। काबुल की सत्ता में तालिबान के आने के बाद पहली बार भारत और अफगानिस्तान के बीच 16 मई 2025 को राजनीतिक स्तर पर बातचीत हुई, जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अफगानिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को डूरन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत के लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत के साथ इस सीमा की लंबाई महज 106 किलोमीटर है। अफगानिस्तान प्राचीन काल में अखंड भारत का ही हिस्सा माना जाता था। इस देश के साथ भारत के रिश्ते कभी अच्छे तो कभी तनावपूर्ण रहे। 18वीं सदी में पहला कॉन्फ्लिक्ट तब सामने आया जब ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान को रूस के खिलाफ एक बफर स्टेट बना दिया। 1973 में जब अफगानिस्तान एक गणराज्य बना तो भारत ने एक दोस्त की तरह उसे फौरन मान्यता दी। ये दोस्ती 1996 तक चली, जब तालिबान का उदय हुआ और अफगानिस्तान ने एक दुश्मन का रूप ले लिया। दरअसल तब तालिबान एक कट्टरपंथ लड़ाकू संगठन के नाम पर बना था, जिसकी जड़ें पाकिस्तान में थी। भारत के लिए दूरी बनाने के लिए यह वजह काफी रही। दिसंबर 1999 के बाद सब बदल गया। काठमांडू से दिल्ली आ रहा एक भारतीय विमान हाईजैक कर लिया गया। पाकिस्तान से जुड़े आतंकी इसे अगवा कर कंधार ले गए। तालिबान की मौजूदगी और उनके छुपे समर्थन के डर से भारत इस मामले में सीधी कार्रवाई नहीं कर पाया और भारत को अपने नागरिकों के बदले में 3 खतरनाक आतंकियों को छोड़ना भी पड़ा। साल 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपना सब कुछ समेट कर निकला तो एक बार फिर तालिबान काबुल की सत्ता में लौट आया। हालांकि इस बार भारत ने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई। बैकडोर से बातचीत की खबरें विश्व बाजार में जरूर उड़ी, लेकिन भारत ने इससे इनकार किया। 8 जनवरी 2025 को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। भारत ने पिछले साल यानी 2024-25 के बजट में अफगानिस्तान के लिए पहले 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन संशोधित बजट में यह राशि घटकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई। लेकिन अब वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इसे बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया। आगे रास्ता कैसा होगा इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। चलिए बात करते हैं नेपाल की। भारत के साथ नेपाल के संबंध की। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है जो पूरी तरह से भारत, चीन और तिब्बत से घिरा हुआ है। नेपाल की 1770 किलोमीटर सीमा भारत के साथ लगती है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है, जिसका मतलब है कि दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा या पासपोर्ट के एक दूसरे के साथ देशों में यात्रा कर सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच 1950 की भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि के तहत विशेष संबंध स्थापित किए गए थे। इसके तहत भारत ने नेपाल की संप्रभुता को मान्यता दी और दोनों देशों ने सुरक्षा, व्यापार और नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही पर सहमति जताई। दोनों देशों में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को मजबूत करता है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत नेपाल को कई सामान निर्यात करता है, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर वाहन और मशीनरी। हाल के दिनों में नेपाल पर चीन का असर बढ़ा है, लेकिन भारत नेपाल के साथ लगातार संबंध सुधारने की कोशिश में लगा है।
वित्त वर्ष 2024-25 में नेपाल के लिए संशोधित बजट 700 करोड़ रुपए का था। वित्त वर्ष 2025-26 में भी इसमें कोई कटौती नहीं की गई और इसे 700 करोड़ रुपए ही रखा गया है। अब बात भारत और म्यांमार के संबंधों की, जो कि लगभग 2000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई और ये म्यांमार में प्रमुख धर्म बना। भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट नीति का हिस्सा है। म्यांमार में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, विशेषकर तमिल, बंगाली और गुजराती समुदाय। भारत ने म्यांमार को 1948 में स्वतंत्रता मिलने के बाद तुरंत मान्यता दी। तब से अब तक म्यांमार के साथ संबंध ठीक ठाक रहे। भारत ने म्यांमार के लिए सहायता राशि को 400 करोड़ से घटाकर 350 करोड़ रुपए कर दिया। हालांकि ये कटौती ऐसे समय में की गई जब म्यांमार में सैनिक शासन है और विद्रोहियों में संघर्ष चरम पर है। हालांकि म्यांमार में सशस्त्र संघर्ष की वजह से भारत के नॉर्थ ईस्ट में अशांति फैलने की आशंका को लेकर भारत सतर्क है। कुछ ही समय पहले भारत ने भारत म्यांमार सीमा पर आवाजाही को सीमित करने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। व्यापार संबंधों की बात करें तो भारत और म्यांमार के बीच व्यापार और निवेश लगातार बढ़ रहा है। भारत म्यांमार से दालें, लकड़ी, समुद्री उत्पाद इंपोर्ट करता है, तो वहीं दवाइयां, स्टील, कृषि उपकरण एक्सपोर्ट किए जाते हैं। म्यांमार में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है, जिसमें कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। दरअसल चीन का म्यांमार में बढ़ता प्रभाव भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है। चीन म्यांमार को आर्थिक सहायता दे रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश भी पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ा है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यह चर्चा है कि चीन म्यांमार की राजनीतिक अस्थिरता में की रोल प्ले कर रहा है। और चलिए अब बात करेंगे उन दो पड़ोसियों की जिसके साथ भारत अपनी समुद्री सीमा शेयर करता है। ये दो पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और मालदीव। पहले बात श्रीलंका की। श्रीलंका के साथ संबंध कुछ ऐसे कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा महज 30 किलोमीटर लंबी है। ये तमिलनाडु के तट से लेकर श्रीलंका के उत्तरी तट तक फैली हुई है। दोनों देशों के बीच पेट्टा नक्कल की सीमा निर्धारित है ताकि मछुआरे एक दूसरे के क्षेत्र में एंटर ना हो। दोनों देशों के बीच इस समुद्री क्षेत्र को लेकर कई समझौते, कई करार हुए हैं, जो मत्स्य पालन, व्यापार और सुरक्षा को लेकर बनाए गए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार, निवेश और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में मजबूत आर्थिक संबंध बताए जाते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और मुक्त व्यापार समझौते की वजह से दोनों देशों के व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। 2023-24 के आंकड़े बताते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जिसमें भारत का निर्यात 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और श्रीलंका का निर्यात 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इस बार के बजट में भारत ने श्रीलंका को दी जाने वाली सहायता राशि 300 करोड़ रुपए को बरकरार रखा है। हाल के दिनों में श्रीलंका ने भारत से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके दिसंबर 2024 में भारत दौरे पर आए थे। तो चलिए श्रीलंका के बाद अब बात मालदीव के साथ संबंधों की कर लेते हैं। भारत और मालदीव हिंद महासागर में एक लंबी समुद्री सीमा साझा करते हैं जो लगभग 1000 किलोमीटर की है। ये भारत के दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी के आसपास से शुरू होकर मालदीव के द्वीप समूह तक फैली हुई है। 2024 में भारत और मालदीव के रिश्तों में तब तनातनी आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया। मालदीव के कुछ मंत्रियों ने इसे लेकर भारत को टारगेट किया। हालांकि बहुत जल्द मालदीव को यह समझ आ गया कि ये तेवर उसके लिए ठीक नहीं है। बहरहाल इसके बाद मालदीव की ओर से भारत से बात की गई और तब से संबंध सुधार पर काम जारी है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू का झुकाव चीन की ओर होने की वजह से भारत से मालदीव के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे, लेकिन मालदीव अब इसे ठीक करने की ओर बढ़ रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू 2024 में 6 से 10 अक्टूबर तक भारत के आधिकारिक दौरे पर भी आए थे।
वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत ने 470 करोड़ की वित्तीय मदद को बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया है। पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक डीप नेक्सस है। अभी चाइना भूटान को और नेपाल को थोड़ा टिल्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। चाइना ने किया मालदीव्स में, लेकिन भारत ने वो रेस्टोर किया। चाइना श्रीलंका में भी किया, लेकिन भारत वो भी रेस्टोर किया है। लेकिन न सोचना है कि ये रेस्टोरेशन एवरलास्टिंग है। हम कांस्टेंट विजिल चाहिए। तो ये थी भारत की उसके पड़ोसी मुल्कों के साथ आपसी संबंधों की पूरी तस्वीर। पाकिस्तान भी अगर आतंक से तौबा कर ले तो ये निश्चित है कि भारत उसे भी गले लगाने को तैयार है। लेकिन मानवता के दुश्मन से हमारा कोई संबंध नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकिस्तान के लिए पीएम मोदी ने यह बात साफ कर दी है। रही बात चीन की, तो वो एक ऐसा पड़ोसी है जिसे चाहे न चाहे वो आपके आसपास रहने वाला है। संबंध अच्छे ना भी हों, लेकिन बिगड़े ना, बस इसी पर भारत का जोर। भारत के पड़ोसियों पर बात करते हुए विंस्टन चर्चिल का एक कोट याद आता है, जो लोग कभी अपनी राय नहीं बदलते वो कुछ भी नहीं बदलते। और कौटिल्य यानी कि चाणक्य भी यही कहते हैं, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, बस फायदा स्थायी होता है। यानी मुद्दे की बात ये कि जिसमें देश का भला वही सबसे अच्छा। इनसाइड आउट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। अभी के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।